एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपना प्लांट पैथोलॉजी के बारे में अपने कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज अपने नया सब्जेक्ट लेंगे निमेटोलॉजी यानी सूत्रकृमि विज्ञान। आज अपने पादपों में होने वाले सूत्रकृमि से जितने भी रोग होते हैं आज उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज अपने हेडिंग डालोगे निमेटोलॉजी। पहला अपने ये भी बात कर लेते हैं निमेटोड्स होता क्या है। निमेटोड शब्द है, ये दो कौन सी भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है निम्मा, दूसरा अर्थ है ओइड्स। निम्मा का अर्थ हो जाएगा धागा, ओइड्स का मतलब संरचना यानी धागेनुमा संरचना। अब अपने क्या है कि निमेटोड्स यानी सूत्रकृमि के बारे में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 11वीं 12वीं क्लास से अपने पढ़ते आ रहे हैं। भी नॉर्मल जाके तो अपने को पता है सभी को भी सूत्रकृमि है, उसके अंदर अपने क्या है भी परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र उपस्थित होता है और ये धागेनुमा संरचना होती है। इसमें कूट गुहा होती है, अखंडीय शरीर यानी अखंडीय द्विपार्श्वी जनस्तरीय संरचना होती है इसका। ये अपने क्या शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसके अंदर कोई खंड नहीं होता, बस एक सिर्फ धागेनुमा संरचना होती है। ये बेसिक नॉलेज अपने को सारा जिसके बारे में पता होता है। आज अपने क्या है कि जीरो से शुरुआत करके पढ़ेंगे निमेटोड्स। तो पहले अपने हेडिंग डालो निमेटोड। निमेटोड शब्द है ना, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है निमेटोड, निम्मा प्लस ओइड्स। निम्मा का अर्थ हो जाएगा धागा, ओइड्स का अर्थ हो जाएगा संरचना यानी धागेनुमा संरचना। और अपने को पता है निमेटोलॉजी यानी विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ निमेटोलॉजी एन.ए. कोब। ये अपने को पूछ ले निमेटोलॉजी के जनक कौन है यानी फादर ऑफ निमेटोलॉजी कौन है, एन.ए. कोब। यदि अपने को पूछ ले भी यूरोपियन निमेटोलॉजी के जनक कौन है, यूरोपियन निमेटोलॉजी के जनक कौन है ये पूछ ले तो इसमें अपना होगा बाविस्टीन। कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि निम्न में से क्या है, उसमें टाइम क्या है अन्य को है ना, वो ऑप्शन में नहीं देते, सीधा पूछ लेते हैं कि निमेटोलॉजी के जनक कौन है, तो उसमें अन्य को है ना ये ऑप्शन देते, नीचे बाविस्टीन दे देते हैं। ये दोनों ऑप्शन दिए हो ना तो अपने को कौन सा सही मानना है, अन्य को मानना है। बाविस्टीन है ये यूरोपियन निमेटोलॉजी के जनक है, ये चीज थोड़ी नोट लगा के लिख लेना। इसके बाद अपने बात कर लेते हैं, पहले ये नोट कर लो फिर अपने आगे डायग्राम से समझेंगे। पहले तो नोट करो, अपने पहली लाइन क्या लिखी है, निमेटोलॉजी निमेटोड शब्द है वो ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ है। जो दो शब्दों से मिलकर बना है, निम्मा और ओइड्स। निम्मा का अर्थ है धागेनुमा धागा, ओइड्स का अर्थ है संरचना धागेनुमा संरचना। और निमेटोलॉजी के जनक कौन है अपने, अन्य कोब। और यूरोपियन में पूछ ले तो अपना हो जाएगा बाविस्टीन। अब अपने के डायग्राम से समझेंगे। ये अपने शुरू से पढ़ते आ रहे भी निमेटोड क्या है, भी एक धागेनुमा संरचना है। ये इसके अंदर निमेटोड के अंदर क्या होता है भी दो नलिकाएं होती है, दो नलिकानुमा संरचना होती है। पहले तो अपने ये होगी, दूसरे इसके ऊपर क्या है पतली झिल्ली का आवरण बना हुआ होता है इस तरह। ये अपने क्या है कि निमेटोड है। ये अपने क्या है कि धागा अपने को पता है दोनों सिरों से तीखा होता है, तो ये धागेनुमा संरचना होती है। निमेटोड है सूत्रकृमि के अंदर क्या होती है, दो नलिकानुमा संरचना होती है, जिसमें अंदर वाली जो नलिका होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, आहार नाल।
और बाद वाली जो संरचना होती है इसको अपने क्या बोलते हैं, देह भित्ति। देह भित्ति है इसको अपने क्या, त्वचा। अब आरनाल और देह भित्ति के बीच में जो खली जगह होती है इसको अपने क्या बोलते हैं, कूट गुहा। ये अपनी क्या होगी, कूट गुहा। ये कूट गुहा है ना, जिसके कूट गुहा के अंदर जो खाली जगह है ना इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, कूट गुहा द्रव्य भरा होता है। ये जो खाली जगह है ना इसके अंदर कूट गुहा द्रव भरा हुआ होता है। ये अपने क्या है कि दो सूत्रक्रमी की क्या है, डायग्राम है। इसके अंदर अपने क्या है, दो क्या है कि नलिकानुमा संरचना होती है। अंदर वाली होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, आरनाल, और बाहर वाली जो होती है जो झिल्लीनुमा संरचना इसको अपने क्या बोलते हैं, देह भित्ति या त्वचा बोलते हैं। आरनाल और देह भित्ति के बीच में जो खाली जगह होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, कूट गुहा। और कूट गुहा के अंदर क्या भरा होता है, कूट गुहा द्रव भरा होता है। अपने क्या कि शुरू से बढ़ते आ रहे हैं भी सूत्रक्रमी के अंदर श्वसन तंत्र और प्रश्न तंत्र उपस्थित होता है। तो अपने को पता है भी इसके अंदर श्वसन तंत्र और प्रश्न तंत्र उपस्थित होता है, पर यह श्वास तो लेता ही है। श्वसन क्रिया किसके द्वारा करता है, तो इसके अंदर श्वसन तंत्र का कार्य है वो त्वचा करती है। श्वसन तंत्र का कार्य कौन करता है, त्वचा। इसी तरह अपने को पता है इसके अंदर प्रश्न तंत्र नहीं होता, पर प्रश्न तंत्र का कार्य कौन करता है, ये कूट गुहा द्रव्य होता है, प्रश्न तंत्र का कार्य करता है। प्रश्न तंत्र का कार्य कौन करता है, ये कूट गुहा द्रव्य होता है, जो कूट गुहा भरा होता है ये प्रश्न तंत्र का कार्य करता है। उसके बाद में क्या है कि आगे की तरफ इसमें मुखांग होते हैं। मुखांग वाले भाग को क्या बोलते हैं अपने, सिर, और पीछे गुद्दे वाले भाग को क्या बोलते हैं अपने, पूंछ। आगे मुखांग यानी सिर वाले भाग के ऊपर क्या हो, इसमें 6 ओठों की संख्या कितनी होती है, इसमें 6 ओठ होते हैं। अपने को पूछ ले भी सूत्रक्रमी के अंदर ओठों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। सिर वाले यानी मुखांग वाले भाग पर ओठों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और इसके अलावा अपनी बात करें सूत्रक्रमी के अंदर तो दो क्या है कि 2 जोड़ी संवेदनशील अंग पाए जाते हैं, जो रसायनों के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो उसमें अपने एक जोड़ी तो होता है सिर के पास यहाँ पे, जिसको अपने बोलते हैं एम्फिड। एक होता है पीछे पूंछ वाले भाग गुद्दा की तरफ, इसको अपने बोलते हैं फेजमिड। ये दोनों क्या है, ये संवेदनशील अंग है, फेजमिड और एम्फिड। ये दोनों क्या है, संवेदनशील अंग है। तो ये संवेदनशील अंग है तो इनका काम क्या होगा, एम्फिड और फेजमिड ये दो अंग है कि जो इनका काम क्या होगा, ये दोनों क्या होते हैं, रसायनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो रसायनों के प्रति संवेदनशील होंगे तो इनका कार्य क्या होगा, इनका कार्य होगा भी जो एम्फिड है इनका कार्य होता है जो पोषक तत्व पौधे होते हैं ना उनकी जड़ों की तरफ जो रसायन स्रावित होते हैं ना उसको क्या है कि पहचानते हैं और फिर क्या है कि पादप पर आक्रमण करते हैं। जैसे अपने सूत्रकृमि है ये हर फसल पर तो अपने को पता है आक्रमण नहीं करते। जैसे अपने बात कर ले आग की फसल होती है, आग की फसल पर क्या है कि कभी सूत्रकृमि आक्रमण नहीं करता। तो सूत्रकृमि को पता कैसे चलेगा अभी अपने कौन सी फसल पर अपने पोषण प्राप्त करना है, तो उसका पता है ना वो एम्फिड के माध्यम से पता करते हैं। तो अपने को पता है पादपों की जड़ों के द्वारा रसायन स्रावित किए जाते हैं, उन रसायनों को क्या है कि एम्फिड के द्वारा पहचानता है, फिर वो अपने को क्या करता है कि पादप पर आक्रमण करता है। तो एम्फिड क्या करता है, एम्फिड का कार्य हो जाएगा पोषक पौधों को पहचानना, पोषक पौधों को पहचानना। इसी तरह जो फेजमिड होता है इसका कार्य क्या होता है, ये फेरोमोन्स हार्मोन की पहचान करके क्या है प्रजनन करते हैं। फेरोमोन्स हार्मोन होता है उसको पहचानने का काम कौन करता है, फेजमिड। ये फेरोमोन्स हार्मोन होता है ये प्रजनन के काम में भी नहीं आते, इसके और भी काम होते हैं क्योंकि फेरोमोन्स हार्मोन कई प्रकार के होते हैं। जैसे अपने बात कर ले सूत्रकृमि है वो एक दूसरे से बात करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, बोल तो सकते नहीं है ये, या कोई कभी अटैक हो गया और हो गया, ये चींटियां एक लाइन में चलती रहती है,
उस किसी भोजन का पता चल गया, और ये किसके द्वारा बात करते हैं, ये जो फिरामोन हार्मोन है ना, इसी के माध्यम से संचार का कार्य करते हैं। तो फिरामोन हार्मोन है, ये केवल प्रजनन के काम में नहीं आता, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करने, या कोई आक्रमण हो गया और हो गया, उन सभी की सूचनाएं ये किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं, फिरामोन हार्मोन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसके बाद अपने बात करें भी जो सूत्रकृमि है, इसमें नर और मादा की अपनी पहचान कैसे करेंगे, भी ये नर है ये मादा है। इसकी पहचान करने के लिए इसमें क्या होता है, भी जो सूत्रकृमि है ना, इसके पीछे की तरफ क्या है कि जो नर सूत्रकृमि है ना, उसके क्या है कि गुद्दा की तरफ सिर्फ एक छिद्र होगा। जैसे ये गुद्दा है तो नर सूत्रकृमि में तो क्या होगा, केवल एक छिद्र होगा। आरनाल और गुद्दा क्या है कि एक छिद्र के द्वारा एक बार खुलती है, लेकिन मादा के अंदर क्या है भी आरनाल और गुद्दा वो अलग अलग छिद्र के द्वारा खुलेंगे। मादा में क्या होते हैं, दो छिद्र होते हैं, आरनाल अलग छिद्र से खुलती है और गुद्दा क्या है अलग छिद्र से खुलता है। उसके बाद अपने बात करें भी गुद्दा के बाद में जो पिछला भाग होता है ना, इसमें क्या है कि नर के अंदर क्या होगा, भी छोटे छोटे पंख नुमा संरचना होती है इस तरह नर के अंदर। इसको अपने क्या बोलते हैं, वर्षा। ये केवल नर में उपस्थित होती है वर्षा, मादा में ये वर्षा उपस्थित नहीं होती। इन्हीं दो कारणों के माध्यम से अपने क्या है कि नर और मादा सूत्रकृमि का पहचान कर सकते हैं। पहला तो है भी अपने कि नर के अंदर केवल एक छिद्र होगा, जो उसमें आरनाल और गुद्दा केवल एक छिद्र के माध्यम से खुलेगी, पर मादा सूत्रकृमि उसमें अलग अलग दो छिद्र होंगे, आरनाल का अलग छिद्र होगा और गुद्दा का अलग होगा। और नर में क्या है वर्षा उपस्थित होगी, मादा में वर्षा क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ये अपना क्या है सूत्रकृमि का डायग्राम है, बस इतना क्या। सूत्रकृमि में आरनाल होगी, गुद्दा होगी, 6 जोड़ी होठ होगी, एक जोड़ी के इसमें एम्फिड होते हैं, एक जोड़ी एम्फिड और एक जोड़ी फेजमिड विसर्जनशील अंग होते हैं, एक जोड़ी। इसके बाद अपने बात करें तो श्वसन तंत्र में अपना जीवन चक्र है, वो कितनी अवस्थाओं में पूर्ण करता है। सूत्रकृमि है अपना जीवन चक्र है, ये जीवन चक्र अपनी 6 अवस्थाओं में पूर्ण करता है। सूत्रकृमि का जीवन चक्र कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होता है, 6 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। वो 6 अवस्था कौन से देख ले। पहला तो होता है अंडा। अंडा के बाद में क्या होता है कि अब जिस तरह अपने कीटों में पढ़ते हैं भी अंडा है, अंडा की स्फुटन या हैचिंग के बाद में क्या होता है, लार्वा बाहर निकलता है। पर अपने को पता है भी कीटों में अपने पढ़ते हैं भी लार्वा बाहर निकलता है, पर सूत्रकृमि में अपने उसको लार्वा ना बोलकर उसको अपने क्या बोलते हैं, जुवेनाइल बोलते हैं, जुवेनाइल। अंडा है, अंडा में स्फुटन या हैचिंग के बाद में क्या बाहर निकलेगा, जुवेनाइल। ये जुवेनाइल है, इसमें 4 अवस्थाएं होती है जुवेनाइल की, और जुवेनाइल की 4 अवस्था के बाद में क्या हो जाएगा, वयस्क। वयस्क के बाद में फिर वापस अंडा। इस तरह ये सूत्रकृमि जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती है, 6। एक तो हो गई अंडा, अंडा के बाद में 4 जुवेनाइल अवस्था हो जाएगी, फिर 6 अपनी वयस्क हो जाएगी। अब ये जो जुवेनाइल अवस्था होती है 4, इस जुवेनाइल 4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भी जुवेनाइल 4 का सूत्रकृमि है वो अपने जीवन चक्र में क्या है भी 3 बार निर्मोचन की क्रिया करता है। 3 बार क्या करता है निर्मोचन की क्रिया पूर्ण करता है। निर्मोचन क्या होता है, निर्मोचन का मतलब क्या होगा भी अपने, अच्छा पहले पढ़ा नहीं था, पहले थोड़ा समझ लो। जो अपने क्या है कि जो सूत्रकृमि है ना, इसका बाहरी आवरण है ना वो प्रोटीन से बना होता है। इसका बाहरी आवरण है ना ये सूत्रकृमि का, ये प्रोटीन से मिलकर बाहरी आवरण क्या कहलाता है, क्यूटिकल कहते हैं इसको, क्यूटिकल। यानी सूत्रकृमि का नॉर्मल भाषा में कहा, सूत्रकृमि का जो बाहरी आवरण ना ये प्रोटीन से मिलकर बाहरी आवरण क्या कहलाता है, क्यूटिकल कहलाता है, या उसके बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल है ना प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें अपने बात कर ले कौन कौन सी प्रोटीन होती है, तो इसके अंदर 3 प्रोटीन होती है।
एक तो होती है केरोटिन, कोलेजन, और एक होती है मेस्ट्रिसिन। 3 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर ये किसका क्यूटिकल बना हुआ होता है। तो अपने सूत्रकृमि में क्या है कि काइटिन प्रोटीन का अभाव होता है, काइटिन प्रोटीन नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ 3 होती है, केरोटिन, कोलेजन और मेस्ट्रिसिन। तो वो इसका जो ये क्यूटिकल है ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ, ये क्या है, निर्जीव परत है। अब अपने को क्या है कि अपने क्या पढ़ा था, जुवेनाइल 4 अवस्था होती है। जुवेनाइल 4 का मतलब क्या होता है, सूत्रकृमि है वो अपने जीवन चक्र में कितनी बार, 3 बार निर्मोचन करता है। निर्मोचन क्यों करेगा, अपने को पता है सूत्रकृमि का जो बाहरी आवरण है वो किससे बनकर बना हुआ है, क्यूटिकल से। क्यूटिकल के अंदर क्या है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्यूटिकल है जो क्या होगा, ये एक निर्जीव परत है। निर्जीव परत है तो अपने को पता है निर्जीव परत है तो अभी जो सूत्रकृमि है वो अपने को पता है वृद्धि नहीं कर पाएगा। वृद्धि करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इस जो अपनी क्यूटिकल आवरण की परत है उसको हटाना पड़ेगा। हटाएगा तभी तो आगे वृद्धि कर पाएगा, क्योंकि क्यूटिकल क्या है, निर्जीव परत है। इसलिए इसको क्या करता है, ये अपने जीवन चक्र में 3 बार निर्मोचन करता है। 3 बार निर्मोचन करेगा तभी इसकी क्या है, आगे वृद्धि हो पाएगी। तो अपने 3 बार निर्मोचन होगा तब इसके अंदर कितनी अवस्था होगी, जुवेनाइल की 4 अवस्था हो जाएगी। एक अंडा हो गया, फिर जुवेनाइल 4 और वयस्क कितनी अवस्था होगी, 6 अवस्था हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जुवेनाइल है, इसकी फर्स्ट जुवेनाइल अवस्था है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ये अंडे के अंदर ही होती है। इसको जुवेनाइल को अपने J1 बोलते हैं। यानी सूत्रकृमि है वो अपने फर्स्ट यानी पहली बार निर्मोचन की क्रिया कहां पर करता है, अंडे के अंदर ही कर लेता है। उसके बाद में ये अंडे से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद दूसरी जुवेनाइल अवस्था होगी J2, वो कहां पर करेगा, अंडे से बाहर आने के बाद करेगा। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है भी, अपने एग्जामिनर पूछ ले भी प्रथम जुवेनाइल अवस्था है वो कहां पर होती है, अंडे के अंदर ही कर लेता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, एक कीट है वो भी अंडों वो सॉरी कीट है वो पादपों में कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है, भी पादपों पर ये आक्रमण कौन सी अवस्था पर करेगा, ये J2 अवस्था पर करेगा। यानी पहली जुवेनाइल अवस्था निर्मोचन की क्रिया कहां पर हो जाएगी, अंडे के अंदर हो जाएगी। तो ये पोषण अपने अंडे से अंदर ही प्राप्त करेगा। और दूसरी अवस्था में क्या, अंडे से बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद अपने पोषण है वो अपने क्या है कि पशुओं से प्राप्त करेगा। तो जो दूसरी अवस्था है ये पादपों में क्या करेगी, संक्रमण करेगी। इसके अंदर क्या है कि जीवन चक्र से क्या 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो ये बन जाता है भी उसका जीवन चक्र है उसमें कितनी अवस्था होती है। उसके बाद में एग्जामिनर पूछ सकता है भी जुवेनाइल है वो कितनी अवस्थाएं होती है, 4 होती है। और फर्स्ट जुवेनाइल अवस्था कहां पर होती है, अंडे के अंदर होती है। दूसरा पूछ सकते हैं भी पादपों पर आक्रमण कौन सी अवस्था में करता है, कौन सी जुवेनाइल स्टेज पर करता है, तो दूसरी पर करता है। इसके बाद अपने क्या है कि डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। आप डायग्राम बना लो, आपको क्या अच्छे समझ में आ जाएगा। नोट कर लो पहले डायग्राम को, फिर आगे मैं आपको लिखा दूंगा ये। अब अपने डायग्राम के माध्यम से इसका सूत्रक्रमी के बारे में अपने जान लिए। अब इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है उसके बारे में अपने लिखेंगे। पहली विशेषता लिखो, तो अपने क्या पढ़ा था अभी, इसका अखंडीय शरीर होता है। यानी इसके क्या है कि संरचना पढ़ी थी, उसमें क्या है कि शरीर के अंदर कोई खंड नहीं होता। ये चीज अपने पढ़ी थी डायग्राम में, तो लिख लो अखंडीय। लिख लो सूत्रकृमि का शरीर, सूत्रकृमि अखंडीय बेलनाकार,
अखंडीय बेलनाकार द्विपार्श्व समित त्रिजन स्तरीय कूटभोव्य रंगहीन सूक्ष्माकार जीव होते हैं। जीव होते हैं। अपनी पहली विशेषता क्या लिखी है? सूत्रकृमि है वो अखंडीय बेलनाकार द्विपार्श्व समित त्रिजन स्तरीय कूटभोव्य रंगहीन यानी सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं। यानी इनका रंग है वो क्या होता है? रंगहीन होता है, कुछ स्पेसिफाइड रंग इसके अंदर नहीं होता है। इसके बाद अपने बात करें दूसरी विशेषता की बात करें तो इनका शरीर है वो प्रोटीन से मिलकर क्या बना हुआ होता है। अगली विशेषता लिखो, इनका शरीर प्रोटीन से मिलकर या इनके शरीर पर प्रोटीन से बना क्यूटिकल आवरण होता है। क्यूटिकल आवरण होता है। अब बात कर ले अपने इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होती है। तो इसमें 3 प्रोटीन पाई जाती है, केरोटीन, कोलेजन और मेट्रिसिन। इनका शरीर है वो 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद इसमें अपनी बात करें भी, इसके अंदर ओटों की संख्या आपने पढ़ी थी कितनी होती है? ओट की संख्या कितनी होती है? ओट संख्या में 6 होते हैं। इसके बाद अपने पढ़ा था भी इसके अंदर 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? 2 जोड़ी संवेदनशील अंग पाए जाते हैं। दो जोड़ी क्या होते हैं? संवेदनशील अंग होते हैं। इसमें एक जोड़ी तो क्या होता है? मुखांग पर एक जोड़ी होते हैं, जिसको अपने क्या बोला था? एम्फिड। इनका कार्य क्या होता है? पोषक पौधों का चुनाव करना। और एक जोड़ी पूंछ वाले भाग पर, इसको अपने क्या बोला था? फेजमिड। फेजमिड का कार्य क्या होता है? फिरामोन्स। हार्मोन का पता लगाना। नोट कर लो ये। अपने सूत्रकृमि की विशेषता की बात करें तो इनका आकार की बात करें तो इनका आकार अखंडीय बेलनाकार द्विपार्श्व समित त्रिजन स्तरीय कूटभोव्य रंगहीन यानी सूक्ष्म आकार के जीव होते हैं। इनके शरीर पर क्या है? प्रोटीन से बना क्यूटिकल का आवरण होता है। इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो काइटिन प्रोटीन नहीं होती, इसके अलावा केरोटीन, कोलेजन और मेस्ट्रिन प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद अपने बात करें तो अपने पढ़ा था भी इसके अंदर 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? संवेदनशील अंग पाए जाते हैं।
ये जो संवेदनशील अंग है ये किसके प्रति होते हैं? रसायनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो साइड में लिख लेना, रसायनों के प्रति। इसमें एक जोड़ी तो मुखांग पर पाई जाती है, जिसे मैंने क्या बोला था, एम्फिड, जो पोषक पौधों का चुनाव करने में सहायक होते हैं। दूसरे पूंछ पर एक जोड़ी पाई जाती है, जिसे मैंने क्या बोला था, फेल्चमिड, जो फिरामोन हार्मोन का पता लगाते हैं। इसके बाद अपने अगली विशेषता की बात करें तो सूत्रकृमि के अंदर अपने को पता है कि इसके अंदर श्वसन तंत्र और परिश्रम तंत्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो इसमें श्वसन तंत्र का कार्य कौन करता है, त्वचा, और परिश्रम तंत्र का कार्य कौन करता है, देह गुहा में भरा हुआ कूट गुहा द्रव्य। तो अगली लाइन अपने नोट करो भी, इनमें श्वसन तंत्र व परिश्रम तंत्र अनुपस्थित होता है। तो इसमें श्वसन तंत्र का कार्य कौन करता है, श्वसन तंत्र का कार्य करता है त्वचा, और इधर परिश्रम तंत्र का कार्य कौन करेगा, कूट गुहा में भरा कूट गुहा द्रव्य। कूट गुहा द्रव्य। इसके बाद अपने अगली विशेषता की बात करें तो अधिकांश सूत्रकृमि का आकार कैसा होता है, दाग्यकार होता है। अधिकांश सूत्रकृमि का आकार है वो कैसा होता है, दागाकार होता है। लेकिन कुछ सूत्रकृमियों में क्या है भी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, जिसके कारण क्या होगा, नर व मादा अलग अलग आकार का होगी। तो उसके अंदर अपने बात करें तो टेरोडेरा और मेलेडोगाइनी सूत्रकृमि होते हैं ना, उनकी मादा क्या है कि एक की मादा तो नींबू के आकार की होती है और एक की मादा क्या होती है, सेब या नाशपाती के आकार की होती है। तो वो चीज नोट कर लेते हैं। लेकिन कुछ में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। यानी नर व मादा अलग अलग आकार के होते हैं। नर व मादा अलग अलग आकार के होते हैं। एग्जाम्पल लिख लो,
मेलेडोगाइनी सूत्रकृमि की मादा, जो मेलेडोगाइनी सूत्रकृमि की मादा होती है उसका आकार किसके समान होता है? नाशपाती या सेव के आकार की होती है। इसी तरह अपने बात करें भी हेटेरोडेरा, हेटेरोडेरा सूत्रकृमि की मादा है वो नींबू के आकार की होती है। इन दोनों में क्या है, हेटेरोडेरा और मेलेडोगाइनी के सूत्रकृमि में क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, जिसके कारण नर व मादा, नर है वो तो धागाकार आकार के होंगे लेकिन मादा है ना इन दोनों में वो अलग अलग आकार की होगी। हेटेरोडेरा के अंदर तो मादा का आकार होगा नींबू के आकार की, और मेलेडोगाइनी है उसके अंदर मादा का आकार कैसा हो जाएगा? नाशपाती या सेब के आकार का हो जाएगा। अच्छा, नोट लगा के लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। श्वसन तंत्र पर भी क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। परिश्रम तंत्र आना, ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कर लिया सभी ने नोट? इसके बाद अपने अगले विशेषता की बात करें तो अधिकांश सूत्रकृमि है ना वो अंत बाह्य परजीवी होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद के तौर पर उसमें क्या होती है, अंत परजीवी होते हैं। जैसे हेटेरोडेरा और मेलेडोगाइनी सूत्रकृमि है ना वो अंत परजीवी होते हैं। उसके बाद अपने बात करेंगे इनका जीवन चक्र है वो लगभग 28 से 30 दिन का होता है, लेकिन एक दो सूत्रकृमि है जिनका जीवन काल 1 से 2 वर्ष का भी होता है। तो पहली अपनी विशेषता नोट करें। अधिकांश पादप परजीवी सूत्रकृमि, अधिकांश पादप परजीवी सूत्रकृमि बाह्य परजीवी होते हैं। बाह्य परजीवी होते हैं, लेकिन कुछ पादपों में जैसे बात कर ले अपने हेटेरोडेरा व मेलेडोगाइनी सूत्रकृमि होते हैं ना ये दोनों, ये कैसे होते हैं? अंतः परजीवी होते हैं। अधिकांश पादप परजीवी सूत्रकृमि कैसे होते हैं? बाह्य परजीवी होते हैं, लेकिन कुछ पादपों में यानी हेटेरोडेरा और मेलेडोगाइनी सूत्रकृमि है ना ये अंतः परजीवी के रूप में क्या करते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं पादपों पर। और एक चीज और ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक हानि ना इन्हीं दोनों सूत्रकृमियों से होती है।
विश्व में बात कर लो चाहे अपने भारत में बात कर लो, सर्वाधिक हानि है ना तो इन दोनों सूत्रकृमियों से होती है, टेरोडेरा और मेलेडोगाइनी। ये जो सूत्रकृमि है ना विश्व में सर्वाधिक हानि इसी से होती है, दोनों सूत्रकृमियों से। इसके बाद अपने बात करें भी पादप परजीवियों का जीवन काल है वो कितना होता है। सूत्रकृमि का जीवन काल है वो कितने दिन का होता है, लगभग 28 से 30 दिन का होता है। सूत्रकृमि का जीवन काल कितना होता है, 28 से 30 दिन का होता है। लेकिन डोरिलेमिडा सूत्रकृमि है, इसका जीवन काल है वो 1 से 2 वर्ष के बीच में होता है। डोरिलेमिडा सूत्रकृमि है ना इसका जीवन काल 1 से 2 वर्ष होता है। और एफेलिकिड सूत्रकृमि इसका जीवन काल है वो 7 से 10 दिन का होता है। इसके बाद में बात करें फिर इसके सूत्रकृमि की में क्या जीवन चक्र है वो कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होता है। अवस्था की बात करें तो 6 अवस्था होती है। 6 अवस्थाओं में कौन कौन सी हो जाएगी, अंडा, 4 जुवेनाइल अवस्था हो जाएगी और वयस्क। ये 4 जुवेनाइल अवस्था होती है, ध्यान में रखना, इसके अंदर नोट कर लेना साथ साथ में। और इसके नीचे लिख लेना 4 जुवेनाइल, इसमें लिख लेना 3 बार निर्मोचन। मैंने आपको डायग्राम में समझाया था ना कि निर्मोचन क्या होता है, एक बार साइड में लिख लेना। ये 3 बार अपने जीवन चक्र में क्या करते हैं, निर्मोचन करते हैं। पहला निर्मोचन है वो कहां पर होता है, अंडे के अंदर। यानी पहला निर्मोचन है वो कहां पर होता है, अंडे के अंदर। ब्रैकेट में लिख लेना जुवेनाइल फर्स्ट, जे फर्स्ट आगे लिख लेना। सूत्रकृमि है वो अपना पहला निर्मोचन की क्रिया कहां पर करता है, अंडे के अंदर ही कर लेता है। और नीचे लिख लेना पादपों में आक्रमण। चलो अगली स्लाइड पर लिखाएंगे, नीचे आपको दिखेगा नहीं, पहले इतना नोट कर लो। पहली विशेषता हमने क्या लिखी है, अधिकांश पादप परजीवी सूत्रकृमि है वो क्या होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। लेकिन कुछ पादपों में टेरोडेरा और मेलेडोगाइनी सूत्रकृमि है ना ये अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं। और विश्व में सर्वाधिक हानि की बात करें तो ये दोनों सूत्रकृमि पहुंचाते हैं। इसके बाद अपने लिखा है सूत्रकृमि का जीवन काल कितने दिन का होता है, 28 से 30 दिन का होता है। लेकिन 2 सूत्रकृमि ऐसे है जिसमें से डोरिलेमिडा है उसका तो जीवन काल 1 से 2 वर्ष का होता है। और एम्फेलिकिड है उसका जीवन काल होगा 7 से 10 दिन के बीच में। उसके बाद अपने बात के भी कितनी अवस्था में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, आगे लिख लेना जीवन चक्र अवस्था। जीवन चक्र अवस्था इसमें 6 अवस्थाओं में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, जिसमें से अंडा, 4 जुवेनाइल अवस्था हो गई, 1 वयस्क हो गई। और मैंने आपको बताया था भी ये फर्स्ट यानी 3 बार इसमें क्या होती है, निर्मोचन की क्रिया करते हैं सूत्रकृमि। फर्स्ट निर्मोचन की क्रिया वो कहां पर होती है, वो अंडे के अंदर ही होती है।
पहले निर्मोचन क्रिया कहाँ पर होती है? अंडे के अंदर। अगर यहाँ लिखना पादपों में आक्रमण, पादपों में आक्रमण जुवेनाइल, द्वितीय जुवेनाइल अवस्था पर होता है। ऐसे लिखना अधिकांश पादपों में आक्रमण, ये अधिकांश पादपों में द्वितीय जुवेनाइल अवस्था करती है। कहने का मतलब है भी सूत्रकृमि है, उसकी अधिकांश पादपों में जो जुवेनाइल द्वितीय अवस्था है ना, ये पादपों में आक्रमण करती है। क्योंकि फर्स्ट तो क्या उसका निर्मोचन अंडे में होगा, तो अपना पोषण कहां से? अंडे से प्राप्त करती है। अंडे से बाहर आने के बाद द्वितीय जुवेनाइल अवस्था ना अधिकांश पादपों में ये रोग फैलाने का काम करती है। चार जुवेनाइल अवस्था होती है, 3 बार निर्मोचन करते हैं। ये तो अपना कंप्लीट हो गया जरूर है। एक चीज और लिख लो, शारीरिक रूप से सबसे छोटा सूत्रकृमि पैराटाइलेक्स, पैराटाइलेक्स सूत्रकृमि है जिसका आकार है 0.2 मिलीमीटर। शारीरिक रूप से पादप परजीवी में सबसे छोटा सूत्रकृमि है वो पैराटाइलेक्स है। और सबसे लंबा की बात करें, सबसे लंबा की बात करें तो हो जाएगा पैरालोजिडॉक्स, पैरालोजिडॉक्स सूत्रकृमि। शारीरिक रूप सबसे छोटा की बात करें तो हो जाएगा पैराटाइलेक्स, सबसे लंबा की बात करें तो पैरालोजिकस। इसमें याद रखना भी पैरा तो दोनों में सेम ही आ रहा है, यहां से ल से लंबा है ना, तो ल से लोजिकस हो जाएगा, इधर छोटा टा से कम बन जाएगा टाइलेक्स। ये थोड़ा ध्यान में कर लेना। ये अपने को पता है अभी पैराटाइलेक्स और पैरालोजिडॉक्स, पैरा दोनों में सेम है, टाइलेक्स छोटा टा से टाइलेक्स मिल जाएगा, ले से लंबा से लोजिडॉक्स मिल जाएगा। थोड़ा इससे ट्रिक से याद रख लेना। अब आगे अपने पादप परजीवी सूत्रकृमि है, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से है। एक तो वर्गीकरण है वो रुडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1808 में, जो वर्गीकरण की इकाई होती है ना अपना, उसी के आधार पर दिया था। और दूसरा वर्गीकरण है वो वायवीय भागों के आधार पर दिया गया है। नोट कर लिया सभी ने? पादपों में आक्रमण है वो कौन सी अवस्था करती है? द्वितीय जुवेनाइल अवस्था क्या करती है? पादपों में आक्रमण करती है।
इसके बाद अपने शारीरिक रूप से सबसे छोटा और सबसे लंबा सूत्रकृमि के बारे में पढ़ लिया। अब अपने पढ़ेंगे भी इसका वर्गीकरण है वो दो प्रकार से है। सूत्रकृमि का वर्गीकरण, फर्स्ट वर्गीकरण है वो रुडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने 1808 में दिया था गण के आधार पर। अपने बात करें भी सूत्रकृमि है वो कौन से जगत के अंदर आते हैं, जगत यानी अपने किंगडम की बात करें तो अपने को पता है कि अपने दो ही जगत है, एक तो पादप जगत है और दूसरा जंतु जगत है। तो सूत्रकृमि को कौन से जगत में रखा गया है, जंतु जगत में रखा गया है। इसके बाद अपनी बात करें तो इसके अंदर जो वर्गीकरण है वो उसमें क्या है, कितनी इकाई होती है, 7 होती है। ये जगत हो गया, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और लास्ट में क्या होता है अपने जाति। ये अपने क्या माने है, वर्गीकरण की इकाई कितने अपने किस प्रकार से की है। पहला अपना आता है जगत, दूसरा आता है अपना संघ यानी फाइलम, तीसरा अपना वर्ग यानी क्लास, चौथा ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और लास्ट में अपना आ जाता है स्पेसीज। वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई पूछ ले तो कौन सी होगी, या सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो अपने कौन सी होगी। वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई होती है जाति। अपने वर्गीकरण किसी प्रकार लोग वर्गीकरण है वो अपने कितने चरणों में बांटा हुआ है, 7। चाहे अपने पादप जगत का पढ़ ले चाहे जंतु जगत का पढ़ ले। सबसे मेन इकाई अपने जगत, जगत के बाद में संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। जाति के सबसे छोटी इकाई और सबसे आधारभूत इकाई कौन सी है, जाति, और सबसे छोटी इकाई भी है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भी, वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जाति है, स्पेसीज। उसके बाद अपने संघ की बात करें तो इसके अंदर सूत्रकृमि में कौन से संघ में रखा गया है, निमेटोडा। ये तो अपने सभी को पता है कि कौन से संघ में आता है, निमेटोडा। तो इसका वर्गीकरण किसने किया था, निमेटोडा के आधार पर रुडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने 1808 में किया था। संघ कौन सा है, निमेटोडा। इसके बाद में अपनी बात करें तो इसको आगे 2 वर्गों में बांटा है। निमेटोडा को आगे क्या है कि 2 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 में। सेकर्नेशिया और एडिनोफोरिया। सेकर्नेशिया और एडिनोफोरिया। सेकर्नेशिया फिर आगे 2 भागों में पड़ा है। सेकर्नेशिया फिर कितने भागों में बटा है, 2। ट्राइलेकिडा और अगला है एम्फेलेकिडा। यानी संघ तो हो गया इसका निमेटोड। फिर आगे वर्ग हो जाएंगे 2। फिर गण की बात करेंगे तो आगे गण हो जाएंगे ट्राइलेकिडा और एम्फेलेकिडा। अधिकांश पादप परजीवी कौन से गण में आते हैं, ट्राइलेकिडा में आते हैं, लिख लो। अधिकांश पादप परजीवी सूत्रकृमि
ट्राइलेकिडा के अंदर आते हैं। पहला तो अपना हो गया संघ, दूसरा सेक्रेनेसिया और एडेनोफोरिया क्या है, ये गण है। भी आगे दो गणों में बांटा गया है। फिर आगे ये सॉरी वर्ग है, सेक्रेनेसिया और एपिडेना दो वर्गों में बांटा गया है। फिर सेक्रेनेसिया को आगे क्या है, दो वर्गों में बांटा है। दो वर्ग क्या हो जाएंगे, ट्राइलेकिडा और एपिडेना, ये दोनों के गण है। आगे एडिनोफोर के आगे दो भागों में बांटा है। एक तो बांटा है ट्राइलेकिडा, सॉरी ट्राइलेकिडा नहीं है, डोरिलेकिडा है, डोरिलेकिडा। और अगला है जो मैं ऊपर लिख रहा हूं उसको, अगला गण है उसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, ट्राइफोलेकिडा, ट्राइफोलेकिडा। ट्राइफ्लोकिडा, सॉरी ट्राइफ्लोकिडा। निमेटोड्स का फर्स्ट वर्गीकरण है वो किसने दिया था, निमेटोड के पर रुडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें अपने जगत की बात करें तो निमेटोड्स को कौन से जगत में रखा गया, अपने जंतु जगत में रखा गया है। उसके बाद अपने संघ की बात करें फाइलम तो निमेटोडा हो जाएगा। निमेटोडा संघ को फिर आगे दो वर्ग में बांटा गया है, एक तो सेक्रेनेसिया और एडिनोफोरिया। फिर सेक्रेनेसिया को आगे दो भागों में बांटा गया है, तो दो गण हो जाएंगे सेक्रेनेसिया के अंदर, ट्राइलेकिडा, एफेलेकिडा। तो एडिनोफोर को दो भागों में बांटा है, तो टोटल गण कितने हो जाएंगे, टोटल 4 गण हो जाएंगे अपने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अधिकांश पादप परजीवी के कौन से में आते हैं, ट्राइलेकिडा में आते हैं। या सेक्रेनेसिया को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेक्रेनेसिया, रे ऊपर लगा सकते हो इसके, सेक्रेनेसिया, न के ऊपर लगा दो रे को। अगला वर्गीकरण है वो अपने परजीवता के आधार पर पढ़ेंगे। अब अपना दूसरा वर्गीकरण है वो है परजीवता के आधार पर। परजीवता के आधार पर सूत्रकृमि का वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, अपने परजीवता के आधार पर पढ़ रहे हैं। परजीवता के आधार पर सूत्रकृमि अपने दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है वायवीय
वायव्य भागों पर दूसरा है जड़ों पर आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि, वायव्य भागों पर आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि। दूसरा है जड़ों पर आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि। परजीविता के आधार पर अपने दो भागों में बांटा है। पहला तो है वायव्य भागों में आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि, दूसरा है जड़ों में आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि। जड़ों में आक्रमण करने वाले सूत्रकृमियों को आगे अपने 3 भागों में बांटा है। पहला तो है अपना अंतःपरजीवी सूत्रकृमि, अंतःपरजीवी सूत्रकृमि। दूसरा है अपना पहला है अपना, पहला लिखो बाह्य परजीवी सूत्रकृमि, बाह्य परजीवी सूत्रकृमि। दूसरा है अपना अंतःपरजीवी सूत्रकृमि। तीसरा है अपना अर्ध अंतःपरजीवी सूत्रकृमि, अर्ध अंतःपरजीवी सूत्रकृमि। तीसरा अपना कौन सा है? अर्ध अंतःपरजीवी सूत्रकृमि है। तीसरा है अपना अर्ध अंतःपरजीवी सूत्रकृमि। पहला है अपना वायव्य भागों पर आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि। वायव्य भागों पर आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि कौन कौन से होते हैं? पहला पढ़ेंगे अपने गेहूं का ईयर कोकल सूत्रकृमि, गेहूं का ईयर कोकल सूत्रकृमि यानी गेहूं का सेव यानी बीजगांठ सूत्रकृमि है ना, वो कौन से भागों पर आक्रमण करता है? वायव्य भागों पर आक्रमण करता है। तो इसका सूत्रकृमि कौन सा हो जाएगा? एग्यूना ट्रिटिसाई, एग्यूना ट्रिटिसाई। पहला कौन सा है? गेहूं का ईयर कोकल। दूसरा हो जाएगा अपना तना व कंद सूत्रकृमि, तना व कंद सूत्रकृमि। तना व कंद सूत्रकृमि है, ये कौन सा है? डिटाइलेक्स, डिटाइलेक्स यानी तना व कंद सूत्रकृमि रोग है, वो कौन से सूत्रकृमि के द्वारा होता है? डिटाइलेक्स सूत्रकृमि के द्वारा होता है। अगला बात करें, तीसरा है अपना पर्णीय सूत्रकृमि या पर्णीय सूत्रकृमि। इसका हो जाएगा अपने एफेलिकोइडस, कौन सा हो जाएगा अपना? एफेलिकोइडस। ये तीनों सूत्रकृमि अपने कौन से? वायव्य भागों पर आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि है ये अपने। परजीविता के आधार पर वर्गीकरण पड़ा। पहला अपना वायव्य भागों पर आक्रमण करने वाले, वायव्य भागों पर आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि अपने कितने हो जाएंगे? 3 सूत्रकृमि हो गए। गेहूं का ईयर कोकल, एग्यूना ट्रिटिसाई, तना व कंद सूत्रकृमि, डिटाइलेक्स सूत्रकृमि, पर्णीय सूत्रकृमि, एफेलिडोइक्स। इसके बाद में अपना दूसरा कौन सा था? जड़ों पर आक्रमण करने वाले। जड़ों के आधार पर बाह्य परजीवी, अंतःपरजीवी और अर्ध अंतःपरजीवी। यहाँ से क्या है कि लगभग हर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पुटअप होता ही है। इसमें पूछ लेते हैं बाह्य परजीवी कौन सा है, अंतःपरजीवी कौन सा है, या वायव्य भागों पर आक्रमण करने वाला सूत्रकृमि कौन सा है। यहाँ पर थोड़ा अपने को ध्यान लगा के पढ़ना है इस चीज को। अब अगला पढ़ेंगे अपने बाह्य परजीवी सूत्रकृमि। बाह्य परजीवी में सूत्रकृमि बात करें तो हो जाएगा पहला अपना
स्टिंग सूत्रकृमि, स्टिंग सूत्रकृमि। स्टिंग सूत्रकृमि में अपने बात करें कौन सा आएगा, वो आ जाएगा बेलेनो, बेलेनो, बेलेनोलेमस, बेलेनोलेमस। उसके बाद अपने बात करें दूसरा हो जाएगा सुई सूत्रकृमि, इसमें आ जाएगा लोगिडोरस, लोगिडोरस सूत्रकृमि। बाह्य परजीवी सूत्रकृमि पढ़ रहे हैं। पहला हो गया अपना स्टिंग सूत्रकृमि, बेलेनो लेमस सूत्रकृमि हो गया। दूसरा हो गया अपना सुई सूत्रकृमि, लोगिडोरस। तीसरा है अपना डेगर सूत्रकृमि, डेगर। ये आपने इससे पहले एक और पढ़ लेते हैं ओवल सूत्रकृमि, एक है इससे पहले ओवल सूत्रकृमि, ओवल। और चौथा है अपना डेगर सूत्रकृमि। डेगर सूत्रकृमि का एग्जांपल पढ़े तो अपना हो जाएगा जिम्फिनिमा, जिम्फिनिमा इंडेक्स, जिम्फिनिमा इंडेक्स। और ओवल सूत्रकृमि का हो जाएगा अपने डोलिकोर्डस, डोलिकोरेक्स, डोलिकोडोरस। चौथा हो जाएगा डोलिकोडोरस। ये अपने कौन से बाह्य परजीवी सूत्रकृमि है। पहले आप इतने नोट करो। पहला तो हो गया अपने वायवीय भागों पर, फिर जड़ों पर, जड़ों पर पहला हो गया अपना बाह्य परजीवी सूत्रकृमि, बाह्य परजीवी सूत्रकृमि अपने चार नाम रखे, स्टिंग सूत्रकृमि, सुई सूत्रकृमि, ओवल सूत्रकृमि और डेगर सूत्रकृमि। ये इतना नोट करो। फिर अपने अंतः परजीवी सूत्रकृमि और अर्ध अंतः परजीवी सूत्रकृमि पढ़ेंगे। पहले आप ये नोट कर लो। अगला अपना कौन सा है, अंतः परजीवी सूत्रकृमि। और एक अपना कौन सा बच गया था, अर्ध अंतः परजीवी सूत्रकृमि। ये पिछली स्लाइड में अपने दो सूत्रकृमि बच गए थे, उनके उदाहरण लिखने, वो अपने लिख लेते हैं। अंतः परजीवी सूत्रकृमि का पहला उदाहरण हो जाएगा लेजन सूत्रकृमि, लेजन सूत्रकृमि। इसमें आ जाएगा पेराटाइलेक्स, पेराटाइलेक्स।
इसके बाद में अपना अगला बात करें तो हो जाएगा बोरोइंग सूत्रकृमि। बोरोइंग सूत्रकृमि की बात करें तो हो जाएगा रोडोफोलस, रोडोफोलस सिनिलिस, सिनिलिस। अगला बात करें अपने इसके अंदर आ जाएगा मूलगांठ सूत्रकृमि। इंपॉर्टेंट लगा लेना मूलगांठ सूत्रकृमि। मेलिडोगाइन स्पेसीज, मेलिडोगाइनी, सॉरी इनको छोटे छोटे अक्षरों में लिखे, इधर वाले नहीं आएंगे, चलो इसको लिखे लो बाद में लिखेंगे। मेलिडोगाइनी स्पेसीज। इसके बाद में अपने लिखे तो धान का पुट्टी सूत्रकृमि, धान का पुट्टी सूत्रकृमि ये हो जाएगा एटेरोडेरा, एटेरोडेरा। अब सीधा एक हो जाएगा धान का सूत्रकृमि, धान का सूत्रकृमि ये हो जाएगा इरेक्मेनिया, मेनियेला, इरेक्मेनियेला। ये जो धान का सूत्रकृमि है ना इरेक्मेनियेला, ये नमी वाले भागों में पाया जाता है, नमी वाले क्षेत्रों में। क्योंकि धान का सूत्रकृमि है तो धान की फसल किस में होती है, पानी में होती है, तो ये नमी वाले क्षेत्रों में होता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इरेक्मेनियेला, धान का सूत्रकृमि है ना इरेक्मेनियेला, नमी वाले क्षेत्रों में, अधिक नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये अपने अंतःपरजीवी सूत्रकृमि है 5, लेजन सूत्रकृमि, बोरोइंग सूत्रकृमि, मूलगांठ, धान का पुट्टू सूत्रकृमि और धान का सूत्रकृमि। धान के नमी वाले क्षेत्रों में कर लिया सभी ने नोट। अब अपने कौन से बचे हैं, लास्ट बचा है अर्ध अंतःपरजीवी सूत्रकृमि। लास्ट कौन सा बचा है अपना, अर्ध अंतःपरजीवी सूत्रकृमि। इसमें लिख लो, पहला हो जाएगा सर्पिल सूत्रकृमि, दूसरा हो जाएगा स्टिंग सूत्रकृमि, तीसरा हो जाएगा रेनिफोरम सूत्रकृमि, रेनिफोरम सूत्रकृमि, और चौथा हो जाएगा लॉन्स सूत्रकृमि, लॉन्स सूत्रकृमि।
लौह सूत्रकृमि की अपने बात करें, इसका उदाहरण हो जाएगा एप्लोलेमस। लौह सूत्रकृमि का उदाहरण क्या होगा? एप्लोलेमस। और इधर बात करें रेनिफॉर्म सूत्रकृमि का बात करें तो रेटाइलेक्यूलस होगा। रेटाइलेक्यूलस रेनिफॉर्मिस रेटाइलेक्यूलस रेनिफॉर्मिस। और सर्पिल सूत्रकृमि का बात करें तो ओलिका टाइलेक्स, इसका हो जाएगा ओलिका टाइलेकस, ओलिका टाइलेकस। और इसका हो जाएगा टाइलेका राइनस, टाइलेका राइनस, टाइलेका राइनेकस, टाइलेका राइनेकस। ये अर्धदंत प्रतिसूत्रकृमि के उदाहरण है 4। ये अपने सूत्रकृमि की विशेषता, सामान्य जानकारी और सूत्रकृमि का वर्गीकरण, इसके बारे में पढ़ लिए कंप्लीटली। कल अपने पादपों में होने वाले प्रमुख सूत्रकृमि के रोग और पहला प्रथम सूत्रकृमि कौन सा खोजा गया था, कौन सी फसल में कौन सा सूत्रकृमि, वो सभी अपने कल पढ़ेंगे। तो सभी का धन्यवाद और इसको नोट कर लो।